हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, कल हमने हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला पढ़ा था और वर्णमाला को ठीक से पढ़ा था। आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो कृपया पहले उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको वर्णमाला के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो ये वर्णमाला 2 मतलब कि वर्णमाला का पार्ट 2 है ये। इसके अंतर्गत हम वर्णमाला के सारे क्वेश्चंस करेंगे जो भी संभावित हैं, जो अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान लिखित भाषा की एवं खालिस्तान मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको एक बार सही कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है अभी, देखते हैं। खालिस्तान लिखित भाषा की एवं खालिस्तान मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कहने का मतलब है हमें ये बताना है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। ठीक है, वर्ण को लिखित भाषा की एवं ध्वनि को मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, यही सबसे छोटी इकाई है। इसी के बाद साथ हम अगले क्वेश्चन पर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखो, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का सही क्रम है। हमें बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का सही क्रम कौन सा है। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। थर्ड ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में देखा जाए तो पहले हमारे कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजन, फिर कौन से आते हैं हमारे? अंतस्थ व्यंजन, फिर कौन से आते हैं? फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो कौन सा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में पहले स्पर्श व्यंजन, उनके बाद अंतस्थ व्यंजन, उनके बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, इन सबको मैं डिटेल में आपको करा चुका हूँ। मैंने पहले डिटेल में चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद ही आपको उनके क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूँ। उनको देखेंगे आप समझ जाएंगे, सिंपल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर हुआ। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल है, ये भी हमने कर लिया था। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वर्णमाला का जनक है। हमें बताना कि वर्णमाला का जनक कौन है। क्या महर्षि वेदव्यास हैं, वाल्मीकि हैं, महर्षि पाणिनि हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं? बताएंगे आप। तो महर्षि पाणिनि को वर्णमाला का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महर्षि पाणिनि। ठीक है, वर्णमाला के जनक महर्षि पाणिनि, सिंपल याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वरों की कुल कितनी मात्रा होती हैं? जो हमारे स्वर होते हैं, मैंने पढ़ाया था 11 स्वर होते हैं, इनकी मात्राएं कितनी होती हैं? 9, 10, 11 या 13? तो हमने पढ़ा था स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन इनकी मात्रा कितनी है? इनकी मात्रा 10 होती हैं, क्योंकि जो ये ए होता है, ए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हुआ है। देखते हैं आगे। देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ए की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्पत्ति की दृष्टि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं? मुझे लगता है कि अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी तो इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आप आसानी से दे पा रहे होंगे। नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले उन्हें देखेंगे। तो
तो उत्पत्ति की दृष्टि के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, देखो मैंने इसको शामिल कर दिया है। कौन कौन से होते हैं 3? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, मात्रा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, और जीवा से उच्चारण की दृष्टि के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और कौन से हो गए आपके? पश्च स्वर। ठीक है, हमने कल पढ़ा था इसमें और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी दी थी। ट्रिक कौन सी थी? आओ उल्लू पीछे पीछे, ए को छोड़ो बीचे बीचे। ठीक है, ये ट्रिक थी। इसके ट्रिक का क्या मतलब था कल मैंने आपको समझा दिया था। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यह वर्ण का उच्चारण स्थान है। यह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है? तो यह वर्ण का उच्चारण स्थान होता है तालु। ठीक है, याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। यश इच। ठीक है, यश इच मतलब कि ये शे ई, छोटा ई है ना ये ई। और मैंने बताया था जहाँ पे स्वर आएगा, जहाँ पे ह्रस्व स्वर होगा उसके साथ में दीर्घ स्वर भी आएगा। ठीक है, तो ये हुआ, शे हुआ, छोटी ई, बड़ी ई और च वर्ग, ये सारे वर्ण जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। देखते हैं, देखो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और शामिल कर दिया। क्या शामिल किया देखते हैं। देखो तालु ध्वनियाँ कौन सी हो गई हैं? तालु ध्वनियाँ हो गई यश इच, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। जब हमने ये के बारे में पढ़ा है तो कल मैंने आपको पढ़ाया था ये, रे, ले और वे, ये कौन से वर्ण थे? ये अंतस्थ वर्ण थे। ठीक है, तो इनमें जब हमने ये के बारे में पढ़ा तो रे, ले और वे के बारे में भी हैंड टू हैंड जान लेते हैं। रे का उच्चारण स्थान कौन सा है? रे का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ट्रिक क्या है? रस रट, मूर्धा रस रट, मतलब कि रे हुआ, शे हुआ और ये वाला रे हुआ और टे वर्ग हुआ। ये कौन से होते हैं हमारे? इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, मतलब कि मूर्धन्य वर्ण होते हैं ये। ले कौन सा है? ले है हमारा दंत। ठीक है, दंत वर्ण कौन से होते हैं हमारे? लसत, ले, से और ते वर्ग, ये सारे हमारे दंत वर्ण होते हैं। और रे और ले को हम वर्तस्य वर्ण भी कहते हैं। इसमें थोड़ी लिखने प्रिंटिंग मिस्टेक है। रे और ले को हम क्या कहते हैं? रे यहाँ लगेगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी। वर्तस्य वर्ण भी कहते हैं। इस वर्तस्य का अर्थ है दंत और मसूड़ा, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ ऊपर वाले मसूड़े को स्पर्श करती है। ठीक है, इनकी संख्या 4 है, से, रे, ले और ने। ठीक है, इनमें रे और ले है, इन्हें वर्तस्य वर्ण भी कहते हैं। और रे और ले के अलग से और ने को भी वर्तस्य वर्ण कहते हैं। फिर उसके बाद है हमारा वे कौन सा है हमारा? वे है हमारा दंतोष्ठ्य वर्ण। ठीक है, वे हमारा दंतोष्ठ्य वर्ण है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शे का उच्चारण स्थान है। शे कौन सा शे? षटकोण वाला से का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्या कंठ है, तालु है, मूर्धा है या ओष्ठ है? तो मैंने आपको बताया था एक सीधी ट्रिक है हमारी, रस रट। ठीक है, ये वर्ण कौन से होते हैं? ये वर्ण होते हैं हमारे मूर्धन्य वर्ण। रे हुआ, शे हुआ, ये ऋषि वाला रे हुआ और टे वर्ग हुआ, ये सारे मूर्धन्य वर्ण होते हैं। तो देखो शे कौन सा है हमारा? शे हमारा मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है,
हैंड टू हैंड आपको ट्रिक्स भी इनकी मिल रही हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। और वर्णमाला इस तरीके से आपको पढ़ा दिया गया, वीडियोस को बार बार देखेंगे कि कभी भी आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, 7th के बाद हमारा नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर हो गया। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? मूर्धन्य वर्ण जो मैंने अभी आपको पीछे बताया थे, रश रट याद कर रखने की ट्रिक है। ठीक है, से हमारा दंत्य वर्ण होता है, ट्रिक लसत, और है हमारा कंठ वर्ण होता है। कैसे याद रखेंगे इसके लिए? अक है, अक है मीन्स ए, जब छोटा स्वर है तो इसका बड़ा भी होगा। कै का मतलब कै वर्ग, और साथ में है, ये कौन से हो गए आपके? ये हो गए कंठ वर्ण। ठीक है, जिनका उच्चारण स्थान कंठ है, मतलब कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली वायु कहाँ स्पर्श करती है? मुख से निकलने वाली वायु कंठ को स्पर्श करती है, इसलिए हम इन्हें कंठ ध्वनियाँ भी कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? निम्नलिखित कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो फिर वही बात आ गई, मूर्धा की बात है तो सिंपल क्या रखेंगे हम? मूर्धा बराबर रश रट। तो ढूंढ लेंगे कौन सा है। भाई देखो, रे नहीं है, शे नहीं है इसमें ऑप्शंस में, ये वाला ऋषि वाला रे नहीं है, टे, टे वर्ग है, तो टे वर्ग है तो कौन सा? टे पहला ही मिल गया हमारा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर, मूर्धा बराबर रस रट। इसके बाद आते हैं हम अपने अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्न में कौन सा वर्ण महाप्राण है? निम्न में कौन सा वर्ण महाप्राण है? कै, खे, गे या डे? महाप्राण की बात करते हैं तो इनमें हमारा महाप्राण कौन सा हो गया है? महाप्राण हो गया है हमारा खे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखेंगे मैंने आपको कल पढ़ाया था, वायु की दृष्टि के आधार पर वर्णों को 2 प्रकार से और विभाजित कर दिया जाता है। एक होते हैं अल्प प्राण, उनकी संख्या होती है 30, और एक होते हैं महाप्राण, इनकी संख्या कितनी होती है? महाप्राणों की संख्या होती है 14। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत जो हमारा खे है ये हमारा महाप्राण, सॉरी अल्प महाप्राण है, इन 14 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, देखो मैंने इसको शामिल कर दिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है हमारा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, देखो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। कौन कौन से हैं? महाप्राणों की संख्या 14 होती है। दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से थे? शे, शे, से और है, ये हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या अंगे और ए? तो जो हमारे अयोगवाह वर्ण होते हैं वो होते हैं अंगे और ए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इनमें आपका अंगे को कहते हैं हम अनुस्वार और ए को कहते हैं विसर्ग। जो अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह की संख्या 2 होती है। इन 2 में अंगे अनुस्वार कहलाता है और ए हमारा विसर्ग कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वर्णमाला के कंप्लीट किए हैं। इससे अगली दूसरी वीडियो और मिलेगी, उसके अंतर्गत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वर्णमाला के ही कराए जाएंगे। ठीक है, एक बार वर्णमाला अच्छे से पूरी करने के बाद में आपको हिंदी का अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से ऐसे ही चलते रहेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल में 10 क्वेश्चन ही रखे हैं। अगली वीडियो में इन 10 के आगे ही कैरी ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक से समझ आ रहा होगा, वीडियो को बार बार देखेंगे, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा आपके। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मैं आपको
आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।